बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम नाजरीन और सामाईन खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, जो अभी कुछ दिनों पहले पेरिस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और एक मीटिंग जिसके अंदर ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस की बातें सामने आ रही थी कि गज़ा के अंदर किस तरह से अब एक सीज़ फायर की तरफ ये मामला जाए और फिर एड्स का एक मामला कि वहाँ पे इमदाद पहुँचे, और जो चीज़ें उसके अंदर सामने आई थी कि किस तरह से इस वक्त इसराइल, अमेरिका, कतर और इजिप्ट की जानिब से इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की गई थी और एक लाहे अमल की तरफ, ये एक प्रपोज़ल की तरफ ये मामला जा रहा था। क्या इसमें पेशरफ्त अब सामने आ रही है और क्या चीज़ें हैं जो इस वक्त इसके अंदर उभर के अब सामने आई हैं, इस पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी खबर देंगे, ये भी बताएंगे कि इस वक्त हिजबुल्लाह की जानिब से एक ऐसा हथियार, एक ऐसा एंटी पर्सनल मिसाइल इस्तेमाल किया जा रहा है, अल्मास नामी, जो कि उसने इसराइलियों से हासिल किया और उसके बाद एक माइंड गेम शुरू हुआ। उस हथियार की रिवर्स इंजीनियरिंग की गई और उसके बाद जो एक हथियार अब सामने आया है और हिजबुल्लाह की जानिब से मुतवातिर इस्तेमाल किया जा रहा है, अल्मास नामी, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में ख़बरें शामिल करेंगे। तो अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा का इजहार करना मत भूलिए। नाज़रीन, वाक़या कुछ इस तरह है कि पेरिस में चंद दिनों पहले एक कॉन्फ्रेंस होती है, एक मीटिंग होती है जिसके अंदर इसराइल, अमेरिका की CIA का डायरेक्टर और इसके साथ साथ कतर के प्राइम मिनिस्टर और इजिप्ट के भी ऑफिशियल शामिल होते हैं और एक प्रपोज़ल पेश किया जाता है, जिस प्रपोज़ल के अंदर ये बातें सामने आती हैं कि एक जानिब तो जो हॉस्टिलिटीज़ हैं, जिस तरह से ये मुतशद्दिद कार्रवाइयाँ हैं इस वक्त इसराइल की जानिब से जो गज़ा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में की जा रही हैं, पूरी गज़ा पट्टी के अंदर, चाहे फिर वो नॉर्थ गज़ा हो, सेंट्रल गज़ा हो, साउथ गज़ा हो, उसके बाद खान यूनिस और फिर वो रफ़ा का इलाक़ा जहाँ पनाह गुज़ीनों की एक कसीर तादाद मौजूद है और जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि 1.6 मिलियन या 16 लाख के करीब इस वक्त जो फ़लस्तीनी हैं वो अब पनाह लेने पे मजबूर हैं रफ़ा के इलाके में। वहाँ पर भी जो जाहिरियत की गई है, अब उसको एक सीज़ फायर या ट्रूस की तरफ लेके जाया जाए, ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं। और इसके साथ साथ जो एक और प्रपोज़ल सामने आया इस कॉन्फ्रेंस का जो कि पेरिस में की गई, उसमें ये भी चीज़ें देखने में सामने आई कि अब जो ये कैदियों का एक्सचेंज है, जो कैदी 7 अक्टूबर के बाद से हमास की कैद में मौजूद हैं और वो कैदी जो बहुत सारे फ़लस्तीनी कैदी जो कि इस वक्त इसराइल की जेलों में बहुत बुरे हालात में ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं, अब उनका जो तबादला है वो भी देखने में सामने आ सकता है। तीसरा प्रपोज़ल भी एक सामने आया है और वो प्रपोज़ल ये था कि इस वक्त जो फ़लस्तीन की एक वर्किंग गवर्नमेंट थी वो अपने ओहदों से दस्तबरदार होगी, जो कि देखने में सामने आ चुका है कि इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर जो कैबिनेट थी वो मुकम्मल डिज़ोल्व हो चुकी है, तमाम लोगों ने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं। ये इसका एक तीसरा प्रपोज़ल था। अब ये चीज़ें हैं, ये तमाम प्रपोज़ल अब कतर की जानिब से हमास के सामने रख दिए गए हैं और अब ये देखना है कि हमास की जानिब से इन प्रपोज़ल्स का क्या जवाब सामने आता है। अभी तक हमास की जानिब से कोई प्रपोज़ल का जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन जो चीज़ें बहुत सारे इस वक्त तजियाकार सामने रख रहे हैं वो यही हैं कि हो सकता है कि ये मामला इस वक्त जो है वो एक ट्रूस की तरफ जाए और साथ साथ जो एक ह्यूमैनिटेरियन एड का मसला इस वक्त फ़लस्तीन और गज़ा के अंदर पाया जाता है वो भी फिर जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। आपको इस वक्त ये भी बताते चलें कि इस वक्त रफ़ा और मिस्र के बॉर्डर पे सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में ऐसे ट्रक्स मौजूद हैं जिन पर इमदाद का सामान तो मौजूद है, लेकिन उनको रफ़ा के अंदर या गज़ा के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस वक्त जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो इस वक्त स्टैट्स सामने आ रहे हैं, 85 ट्रक्स को जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे दाखिले की इजाज़त मिल रही है, जो कि बहुत कम है। 16 लाख अफराद के लिए रोज़ाना की बुनियाद पे कम से कम 200 से 250 ट्रक्स अगर ये दाखिल होते हैं रफ़ा के अंदर, तो फिर ये उस पूरी कैपेसिटी को पूरा कर सकते हैं या उस पूरे जितने भी लोगों की ज़रूरियात हैं उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फिर ये काफ़ी हो सकते हैं। जबकि इस वक्त ये कैफियत है कि 200 की जगह इस वक्त सिर्फ
85 या 84 ट्रक्स जो हैं वो रफ़ा में दाखिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस वक्त काफ़ी हद तक ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना देखने में सामने आ रहा है। अब जो चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं, जो एक प्रपोज़ल है, एक जानिब तो ये कहा जा रहा है कि एक मुकम्मल जंग बंदी या ट्रूस की तरफ ये मामला जाएगा, जो कि 6 हफ्ते तक ये मुकम्मल जंग बंदी रहेगी। इसके साथ साथ ये होगा कि दोनों जानिब से जो कैदियों का तबादला है वो होगा। एक जानिब तो वो कैदी इस वक्त जो इस हमास की क़ैद में वो इसराइली हैं जो कि 7 अक्टूबर के वाक़े के बाद कैप्चर किए गए थे और अब वो होस्टेजेस की तौर पे हमास की क़ैद में हैं, वो होंगे। दूसरी जानिब वो कैदी जो कि इस वक्त फ़लस्तीनी कैदी हैं और इसराइली जेलों में मौजूद हैं, फिर उनका तबादला किया जाएगा। लेकिन ये तबादला 1 to 1 बेसिस पे नहीं होगा, यानी इस वक्त जो फिगर सामने आ रही हैं, एक इसराइली के बदले 10 फ़लस्तीनियों का जो एक्सचेंज या तबादला होगा वो सामने आएगा। यानी 40 इसराइली कैप्टिव्स हैं जिनको आज़ाद किया जाएगा हमास की जानिब से, और इनके बदले में 400 ऐसे फ़लस्तीनी जो कि इस वक्त गिरफ़्तार हैं, कैदोबंद की सोबतें उठा रहे हैं और इसराइली जेलों में मौजूद हैं, उनको आज़ाद किया जाएगा। और साथ साथ ये भी है कि इनमें ज़्यादातर ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े अफराद और ऐसे मरीज़ या ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनका इस वक्त इनखला या जिनका इस वक्त जो है वो तबादला होना बहुत लाजिम है, और अगर ये तबादला नहीं किया जाता तो फिर उनकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो सकता है, तो फिर ऐसे कैदियों का भी तबादला सामने आएगा। साथ साथ एक और प्रपोज़ल भी है, और वो ये है कि जो इसराइली मिलिट्री इस वक्त गज़ा के अंदर जिस तरह की मुतशद्दिद कार्रवाइयाँ कर रही है, एक जानिब तो उन कार्रवाइयों को ख़त्म करेगी, एक सीज़ फायर की कैफियत होगी, और इस वक्त जो रफ़ा के अंदर फ़लस्तीनी मौजूद हैं और पनाह गुज़ीनों की सी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, उनको फिर वापस गज़ा के अंदर फ्रीली आने दिया जाएगा, आज़ादाना तौर पे फिर वो मूव कर सकेंगे। इस प्रपोज़ल के अंदर जो चीज़ें इस वक्त इसराइल की जानिब से सामने आई हैं, बच्चों को और ख़वातीन को और बूढ़ों को तो उन्होंने इजाज़त दे दी है कि वो अगर ये मामला आगे की तरफ जाता है और इसमें पेशरफ़्त होती है और सक्सेशन होती है, तो ये इजाज़त होगी कि ख़वातीन और बच्चों को तो फिर जो है वो गज़ा के अंदर दाखिले की इजाज़त है, लेकिन तमाम उस उम्र के अफराद या उस उम्र के मर्द जो कि किसी भी हवाले से जंग लड़ने के काबिल हैं, उनका दाखिला फिर गज़ा के अंदर नहीं किया जाएगा और उनके दाखिले पे पाबंदी होगी गज़ा में। तो ये एक प्रपोज़ल है जो कि इस वक्त सामने आ रहा है इस पेरिस कॉन्फ्रेंस का, और अब तक जो चीज़ें लग रही हैं, हो सकता है कि ये मामला फिर सीज़ फायर की तरफ जाए और 6 हफ्ते का एक सीज़ फायर गज़ा में देखने में सामने आए। इसके साथ साथ जो इमदाद रफ़ा के बॉर्डर्स पे रुकी हुई है, वो इमदाद गज़ा के अंदर दाखिल हो, और जो कैदियों का एक एक्सचेंज का मामला है कि इस वक्त 40 इसराइली कैदियों के एक्सचेंज की बातें की जा रही हैं 400 फ़लस्तीनी कैदियों के एवज़, तो वो भी हो सकता है कि देखने में सामने आए कि 40 इसराइलियों के बदले 400 फ़लस्तीनी आज़ाद हों। और फिर इसके साथ साथ ये है कि जो इस वक्त जो फ़लस्तीनी रफ़ा के अंदर बड़े बुरे हालात में ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं, पनाह गुज़ीन कैंपों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी भी उनके इलाक़ों में, चाहे वो गज़ा की शुमाली पट्टी हो, चाहे जनूबी पट्टी हो, चाहे वो मरकज़ी गज़ा हो या सेंट्रल गज़ा, तो फिर देखने में ये आ सकता है कि फिर उनकी भी रिपोजिशनिंग जो है वो सामने आ सकती है। तो ये मामलात थे अब तक। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त हिज़्बुल्लाह इसराइल और लबनान के जिस महाज पे लड़ रही है, अब हिज़्बुल्लाह की जानिब से कुछ ऐसे हथियारों का जो है वो मुशाहिदा देखने में सामने आया है, उन्होंने दुनिया के सामने पेश किए हैं, और क्लेम ये किया जा रहा है कि ये तमाम वो हथियार हैं जो कि इसराइली हथियारों को रिवर्स इंजीनियर करके बनाए गए हैं, और अब इनसे इनकी अफादियत से जो है वो हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या चीज़ें हैं इसके बारे में देखते हैं। तो अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, एक स्पाइक सिस्टम नामी एक इसराइली ये एंटी पर्सनल मिसाइल सिस्टम है, और ये 3 तरह के वेरिएंट्स में आता है, जिसके अंदर एक मैन पोर्टेबल यानी एक इंसान आराम से उस हथियार को कैरी कर सकता है, इस वेरिएंट में आता है। इसके साथ साथ व्हीकल पोर्टेबल सिस्टम होता है जिसके अंदर किसी भी आर्मर्ड पर्सनल कैरियर या एपीसी पे इसको नस्ब किया जा सकता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर और फिर इसको फायर किया जा सकता है। और इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर पे भी लॉन्च किया जा सकता है, यानी हेलीकॉप्टर पे लगा कर इसको फायर किया जा सकता है। तो ये 3 तरह के वेरिएंट होते हैं। अब ये चीज़ें, अब ये हथियार हिज़्बुल्लाह के हाथ किस तरह लगे।
2006 کی جنگ میں جب حزب اللہ اور اسرائیلی فوجی آمنے سامنے تھے اور لبنان کے اندر ایک گھمسان کی لڑائی چل رہی تھی، تو ایک مقام ایسا آیا کہ جنگ کے ایک خطے کے اندر حزب اللہ کے مجاہدین ان اسرائیلی فوجیوں پہ غالب آ گئے، اور جب وہ غالب آ گئے تو پھر ان کی بھرپور کارروائیوں سے، ان کے بھرپور حملوں سے اسرائیلی فوجیوں کو نہ صرف وہاں سے بھاگنے پہ مجبور کیا بلکہ وہ اپنا تمام ساز و سامان چھوڑ کے بھاگے۔ اس کے اندر جب جو چیزیں، جو ہتھیار حزب اللہ کے ہاتھ لگے اسرائیلی فوج کے، ان میں یہ اسپائک سسٹم بھی موجود تھا، اور حزب اللہ کی جانب سے فوری طور پہ یہ اسپائک سسٹم ایران بھیج دیا گیا، ایران روانہ کر دیا گیا۔ وہاں ایرانی سائنٹسٹ نے اس سسٹم کی ریورس انجینئرنگ کی اور الماس نامی ایک بالکل ہو بہو اسی طرح کا ایک سسٹم جو ہے وہ ڈیزائن کیا، جو کہ اینٹی ٹینک بیلسٹک میزائل سسٹم تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اینٹی پرسنل میزائل سسٹم تھا جو کہ ایک گائیڈڈ میزائل سسٹم تھا۔ یہ سسٹم اس طرح کا ہوتا ہے کہ جنگ کے اندر آپ نے نشانہ لگایا اور اس کو داغ دیا، اس کے بعد آپ وہاں سے موو کر جائیں، پھر اس سے قطع نظر کہ وہ میزائل اپنے ہدف کو چوک جائے گا، یہ گائیڈڈ میزائل سسٹم ہے جو کہ پھر اپنے ہدف کو بغیر کسی گائیڈنس کے نشانہ بناتا ہے اور اس کے بعد اپنے ہدف کے اوپر جا کر ٹکرا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی ایک کارروائی سامنے آ رہی ہے، اور بڑی کامیابی اس وقت حزب اللہ کی سامنے آئی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک میزائل سسٹم کو پوری دنیا کے سامنے رکھا ہے، اور اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ میزائل سسٹم اسرائیل کے میزائل سسٹم کو توڑ کے اس کی ریورس انجینئرنگ کر کے بنایا ہے۔ اس کی افادیت اب اس اسرائیلی سسٹم سے زیادہ ہے کیونکہ یہ سسٹم اس کو ہی ریورس انجینئر کر کے بنایا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ منظرنامہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو اپنی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ ناصر۔